स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के सब्जेक्ट हिस्ट्री का प्रथम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इसका प्रथम अध्याय है फ्रांसीसी क्रांति। क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि क्रांति क्या होती है या क्रांति किसे कहते हैं। जब समाज में पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों तथा असामाजिक सभ्यताओं को तोड़ करके नई विचारधारा के तहत तत्कालीन परिस्थितियों के तहत कार्य किया जाता है, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण या सत्यता भरी रहती है, उसी को हम क्रांति के नाम से जानते हैं। तो निष्कर्षतः इसको हम एक वाक्य में कर सकते हैं कि सामाजिक आमूलचूल परिवर्तन को ही हम क्रांति के नाम से जानते हैं। सामाजिक आमूलचूल परिवर्तन को ही हम किस नाम से जानते हैं? क्रांति के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से समाज में कई प्रकार की क्रांतियां होती हैं। सामाजिक क्रांति होती है, राजनीतिक क्रांति होती है, धार्मिक क्रांति होती है, अनेकों तरह से जो है क्रांतियां देखने को मिलती हैं। उसी रूप में आज हम अध्ययन करेंगे फ्रांसीसी क्रांति। क्या है फ्रांसीसी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति कोई अनहोनी घटना नहीं थी। क्या दिया है? फ्रांसीसी क्रांति कोई अनहोनी घटना नहीं थी, बल्कि वर्षों से चली आ रही दुर्व्यवस्था एवं कुशासन का परिणाम थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस में निरंकुश और स्वेच्छाचारी सम्राटों का शासन था। इस समय पादरियों, सामंतों एवं उच्च अधिकारियों को राज्य की ओर से विशेषाधिकार क्या थे? प्राप्त थे। ये लोग वैभव विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन साधारण वर्ग की दशा अत्यधिक क्या थी? शोचनीय थी, दुखदायी थी। तो हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि फ्रांस में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निरंकुश और स्वेच्छाचारी सम्राटों का जो शासन था, ये सम्राट अपने भोग विलास के तहत जीवन व्यतीत करते थे, बेफजूल का खर्च करते थे, लेकिन अपनी आम जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते थे। जनता भूखों तड़पती थी और बेगारी करती थी और उनका शोषण जो है किया जाता था और उनके ऊपर अनेकों प्रकार के कर भी लगाए जाते थे। इसका ज्वलंत उदाहरण आपको इन परिस्थितियों से ज्ञात हो सकता है कि जब फ्रांस के राजा और रानी, एक बार की बात है, जब फ्रांस के राजा और रानी अपने रथ की सवारी से जनता के बीच भ्रमण करने के लिए निकले थे, तो जनता उनके पीछे नंगे पांव जो दौड़ना शुरू कर दी और मुझे रोटी दो की नारे लगाना शुरू कर दिया। अनजान परिस्थितियों से रानी कुछ समझ ही नहीं और वह बोली, क्या अगर रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खा लेते? इससे स्पष्ट होता है कि राजा और रानी अपने ही जीवन और सुखमय में व्यतीत थे और जनता की उनकी थोड़ी भी परवाह नहीं थी। यहाँ देखिए स्पष्ट दिया भी है कि जब फ्रांस के राजा और रानी की सवारी के पीछे भूखी नंगी जनता भूख से व्याकुल होकर रोटी दो के नारे लगाते हुए दौड़ रही थी, तो परिस्थितियों से अनजान रानी ने कहा था, यदि रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खाते? तो इससे स्पष्ट होता है कि उस समय जनता दुख से, परिस्थितियों से तथा अपने गरीबता से पूर्ण रूप से दबी हुई थी और यही आक्रोश धीरे धीरे एक क्रांति का रूप जो धारण कर लिया। अब आइए आगे चलते हैं। यह फ्रांस की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा के कारण, क्या दिया? फ्रांस की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा के कारण जनसाधारण का जीवन कष्टों से क्या था? भरा हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप 1789 में फ्रांस में भीषण जन विद्रोह हुआ। कब विद्रोह हुआ? 1789 में। और यहाँ के निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ तथा फ्रांस में लोकतंत्र की क्या हुई? स्थापना हुई। तो इस स्वरूप में इस क्रांति में फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 16वां, क्या नाम था उनका? लुई 16वां, एवं उसकी रानी मेरी अंतोआन को मौत के घाट उतार दिया गया। इस क्रांति के फलस्वरूप संपूर्ण यूरोप युद्ध की ज्वाला में जलता रहा। यह रक्तचाप
14 जुलाई 1789 को ब्रास्टिल की घटना के साथ प्रारंभ हुई और 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध के साथ क्या हुआ, समाप्त हुआ। अर्थात 14 जुलाई 1789 को यह क्रांति जो पूर्व से प्रस्फुटित हुई और एक स्वतंत्रता के रूप में 14 जुलाई इतिहास में लिपिबद्ध हुआ। जिस प्रकार से अमेरिका में 4 जुलाई को, भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसी तरह से फ्रांस में 14 जुलाई को यह स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है। आइए अब आगे चलते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज जो है कैसा था और कितने वर्गों में जो है बटा हुआ था। फ्रांसीसी समाज की अगर हम व्याख्या करें तो यह 3 ए स्टेट में बटा हुआ था। कितने ए स्टेट में बटा हुआ था? 3 ए स्टेट में। प्रथम ए स्टेट के अंदर पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय ए स्टेट के अंतर्गत कुलीन वर्ग आते थे और तृतीय ए स्टेट के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के लोग आते थे, जिसमें मध्यम वर्ग, किसान वर्ग और मजदूर वर्ग आते थे। मध्यम वर्ग के अंतर्गत बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील और अध्यापक आदि थे और किसान वर्ग के अंतर्गत किसान और कारीगर थे और मजदूर वर्ग के अंतर्गत छोटे किसान या भूमिहीन व्यक्ति और मजदूर व नौकर जो है आया करते थे। तो आइए देखते हैं कि पादरी वर्ग के अंतर्गत कौन से लोग थे। पादरी वर्ग में कैथोलिक चर्च के उच्च पादरी, पुरोहित या उच्च धर्माधिकारी आते थे। उच्च पादरी वर्ग अनेक विशेषाधिकारों से युक्त था तथा भोग विलास और वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। यदि यह अनेक विशेषाधिकारों से युक्त था, अर्थात पादरी वर्ग को उस समाज में अनेक प्रकार से अलग से विशेष अधिकार था। सबसे बड़ा अधिकार था कि इनके ऊपर कहीं किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाता था। इनका जीवन सुखमय भोग विलास के तहत इनका जीवन व्यतीत होता था। वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इनको कोई कमी नहीं थी, धन की बाढ़ थी और वे फजूल रूप में जो धन खर्च भी किया करते थे। और इतना ही नहीं, ये लोग जनता के ऊपर धार्मिक कर क्या लगाते थे? धार्मिक कर। उस धार्मिक कर को टाइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? धार्मिक कर को टाइड के नाम से जानते थे और जनता के ऊपर कर लगा करके यह अपनी आर्थिक संपन्नता को बनाए रखते थे। दूसरा आता है कुलीन वर्ग। क्या आता है? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में सामंत, राज परिवार के सदस्य एवं उच्च अधिकारी जो है क्या थे? शामिल थे। इस वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये लोग विशेषाधिकार का प्रयोग जनसाधारण के शोषण के लिए भी करते थे। कुलीन वर्ग के अंतर्गत सामंत आते थे, राज परिवार के सदस्य आते थे। इनको भी विशेष अधिकार प्राप्त था। इनके पास धन की कमी नहीं थी, बेफजूल धन भी खर्च करते थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। राजकोष इनके खर्च करने से खाली पड़ जाती थी। लेकिन प्रत्यक्ष कर के रूप में, जिसको टाइल कहते हैं, टाइल नहीं टाइल, टाइड और टाइल में अंतर। टाइल धार्मिक कर और टाइल जो है प्रत्यक्ष कर होता है। जनता के ऊपर लगा करके उनका शोषण करते थे और अपना जीवन विशेष स्वरूप में जो है व्यतीत करते थे। अब आता है तीसरा, जनसाधारण वर्ग। जनसाधारण वर्ग या तृतीय स्टेट। जनसाधारण वर्ग भी 3 उपवर्गों में बटा था। हमने आपको यहाँ पर बताया था तृतीय वर्ग के अंतर्गत, जिसमें मध्यम वर्ग, किसान वर्ग व मजदूर वर्ग जो है आते थे। मध्यम वर्ग में अध्यापक, वकील, व्यापारी, कवि, लेखक, कलाकार, दार्शनिक तथा धनी व्यवसायी आदि सम्मिलित थे। इस वर्ग की आर्थिक स्थिति तो ठीक थी, किंतु ये समाज में उपेक्षित थे। इन्हें समय समय पर जो अपमानित होना पड़ता था। इस मध्यम वर्ग के लोग बुद्धिजीवी थे, संस्कारी थे, इनके पास धन भी थी, लेकिन राज्य के द्वारा, राज्य के शासकों के द्वारा इन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता था। यह समाज में इन्हें उपेक्षित किया जाता था और इनके साथ भी शोषण किया जाता था और समय समय पर इनको अपमान सहना पड़ता था, इनको अपमानित होना पड़ता था, जिससे यह वर्ग भी प्रसन्न नहीं था, खुश नहीं था। अगला दिया है किसान वर्ग में। किसान वर्ग में मुख्य रूप से किसान सम्मिलित थे। फ्रांस में इनकी जनसंख्या 80%
लगभग थी। इनका आर्थिक जीवन संकटग्रस्त था तथा यह वर्ग करों के बोझ से क्या था, दबा रहता था। 80% जनसंख्या फ्रांस में किसान की थी। इनके ऊपर पादरियों का बोझ था। कुलीन वर्ग अर्थात सामंत और उच्च पदाधिकारियों का बोझ रहता था और इन्हीं का जो शोषण करके वे लोग अपने भोग विलास के जीवन व्यतीत करते थे। इनके दुख दर्द को नहीं समझते थे। राजकोष में अगर कमी आती थी तो और अधिक इनके ऊपर जो है कर लगाया जाता था। अब आता है यहाँ पर मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग का जीवन एकदम संकट था। उनको न तो सामाजिक अधिकार ही प्राप्त था, न ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। उनसे बेगारी कराया जाता था, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उनके जीवन के साथ शोषण किया जाता था। इसी स्वरूप में नौकर और भूमिहीन वर्ग के लोग भी थे। तो यह था आपके 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया था। फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन करने से पहले मैं आपको यह भी समझाया था कि क्रांति क्या होती है और क्रांति का उद्भव कैसे होता है और क्रांति किस स्वरूप में जन्मुख हो जाती है और इसके साथ ही साथ क्रांति का विस्तार कैसे बढ़ता जाता है। इस पर हम लोगों ने अच्छी तरह से चर्चा कर लिया था। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास के बारे में भी हमने आपको स्पष्ट कर दिया था कि किस स्वरूप में लुई 16वां के समय में जनता क्रूर होकर के क्रांति किया था और 14 जुलाई 1789 को उस क्रांति का आधार स्तंभ जो समाप्त हुआ था और तभी से फ्रांस में 14 जुलाई को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जैसे अमेरिका में 4 जुलाई को, भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है, उसी स्वरूप में फ्रांस में 14 जुलाई को मनाई जाती है। इसके बाद कल हमने आपको यह भी बताया था फ्रांसीसी समाज का अस्तित्व क्या था और वह समाज कितने भागों में बटा था। प्रथम ए स्टेट, द्वितीय ए स्टेट और तृतीय ए स्टेट के रूप में फ्रांस की समाज देखने को मिलती थी। प्रथम ए स्टेट के अंतर्गत पादरी वर्ग, द्वितीय ए स्टेट के अंतर्गत कुलीन वर्ग और तृतीय ए स्टेट के अंतर्गत मध्यम वर्ग किसान और मजदूर आते थे। इस पर भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था। आज आइए हम चलते हैं, अध्ययन करेंगे जीने का संघर्ष। क्या अध्ययन करेंगे? जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी। कितनी करोड़ थी? 2.3 करोड़। और सन 1789 में बढ़कर यह संख्या 2.8 करोड़ हो गई। परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि से अनाज की कमी हुई, जिसके कारण पावरोटी की कीमत क्या छूने लगी? आसमान छूने लगी। कहने का तात्पर्य है कि जिस ग्रोथ के अनुसार जनसंख्या का वृद्धि हो रहा था उस अनुपात में अन्न का उत्पादन नहीं हो पा रहा था। जनसंख्या वृद्धि के कारण अन्न की कमी थी, जिसकी वजह से वहाँ की पावरोटी की कीमत दिन प्रतिदिन जो आसमान छूने लगती थी। इतना ही नहीं, देखिए मजदूरों की मजदूरी मालिक तय करते थे। जो वहाँ के मजदूर थे उनकी मजदूरी कौन तय करता था? मालिक तय करते थे, जो महंगाई के अनुपात से बहुत कम होते थे। जब सूखे या ओले के प्रकोप से फसल नष्ट हो जाती थी तो ऐसे समय में और अधिक संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट फ्रांस में क्या थी? आम बात थी। इस प्रकार के संकट की परिस्थितियां जनता को हमेशा झेलना पड़ता था, लेकिन वहाँ के राजा के और रानी के द्वारा सुखमय परिस्थितियों के तहत जीवन व्यतीत करने की वजह से, अपने भोग विलास के तहत जीवन व्यतीत करने से जनता के ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते थे और जनता इसी संकट के से घिरी रहती थी और उनका जीवन कभी सुखमय नहीं हो पाता था। यही कष्ट और खेद जनता के विचारों में इतना कष्ट उत्पन्न कर दिया, वह कष्ट क्रांति का रूप जो है धारण कर लिया। आइए इसके साथ आगे हम चलते हैं। उभरते मध्यम वर्ग ने क्या दिया है? उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों की अंत की कल्पना। पहले इसका इतिहास मैं आपको बताना चाहता हूँ। उभरते मध्यम वर्ग में ने विशेषाधिकारों की अंत की कल्पना। जब हम फ्रांस के समाज का वर्गीकरण आपको पढ़ा रहे थे क्लासिफिकेशन, तो तृतीय ए स्टेट के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं मैंने आपको बताया था। तृतीय ए स्टेट के अंतर्गत व्यापारी, सौदागर और वकील, डॉक्टर, बुद्धिजीवी व्यक्ति और सामाजिक ख्याति प्रसिद्ध व्यक्तियों को जो उसमें समाहित किया गया था। इन व्यक्तियों का ऐसा विचार था
कि किसी भी वर्ग को विशेष विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, विशेष व्यक्ति को विशेष विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, उसका अंत कर देना चाहिए। और इसका अंत करने की परिकल्पना केवल इन्हीं बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा ही संभव था। तो वही दिया है, उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना। पहले से ही कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह करते चले आ रहे थे, परंतु उनके पास सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए कोई साधन व कार्यक्रम नहीं थे। पहले से ही वहाँ के जो किसान थे, ठीक है, और जो कामगार थे, बढ़ते अकाल के कारण और महंगाई के कारण जो है उनके सामने समस्याएं दिखाई दे रही थीं और उनका जो विद्रोह करते चले आ रहे थे, परंतु उनके पास सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए कोई साधन व कार्यक्रम नहीं थे जिसके बल पर वह उसका विरोध कर सकें। ये जिम्मेदारी तीसरे ए स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध एवं शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। तीसरे ए स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा, सौदागर और निर्माता कौन होते हैं? सौदागर जो बड़े व्यापारी वस्तुओं को खरीदने का कार्य करते हैं, और निर्माता जो वस्तुओं को निर्माण करने का कार्य करते, उत्पादन करने का कार्य करते हैं। इनके अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी इसमें क्या थे? शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। इन पढ़े लिखे सौदागरों, निर्माताओं एवं प्रशासनिक सेवा व वकीलों का मानना था, या तीसरे स्टेट के लोगों का पूर्णतः यह मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार जो है नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। सामाजिक हैसियत का अधिकार जन्मना विशेषाधिकार के स्थान पर उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचारों पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन-जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का क्या किया है? खंडन किया है। लॉक के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। बच्चों याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन के नंबर में यह पूछता है कि लॉक के प्रमुख पुस्तक का जो है नाम बताइए। जॉन लॉक के प्रमुख पुस्तक का नाम है ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का क्या किया है? खंडन किया है कि राजा के जो दैवी अधिकार हैं, जो उनकी निरंकुशवादिता का कार्य है, उसका इन्होंने अपने किताब में लिपिबद्ध कर उनके इन अधिकारों का पूर्णतः तोड़ने का प्रयास किया, खंडन करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, रूसो जैसे महान दार्शनिक ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रयास रखा। कि रूसो ने अपने विचार के आधार पर कहा कि जनता और प्रतिनिधियों के बीच में एक सामाजिक अनुबंध होनी चाहिए, एक आदर्श सामाजिक संबंध होनी चाहिए कि प्रतिनिधि भी उस जनता की सेवा करने के लिए तैयार है और जनता भी अपने प्रतिनिधियों का सही स्वरूप में चुनाव करे, जिससे राष्ट्र और समाज का विकास हो सके। इस प्रकार का विचार रूसो का था। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जो रूसो ने विचार किया। कैसा सिद्धांत था? एक लोकतांत्रिक, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है क्या किया है? प्रस्तुत किया है। बच्चों, रूसो का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यह पूछता भी है कि रूसो के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए, या इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछता है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक का क्या नाम था? रूसो। ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो इस स्वरूप में रूसो ने भी सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा, जो एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था।
इसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज, उनकी मॉन्टेस्क्यू के प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही है। उनका भी विचार था कि सरकार के अंदर किसी एक व्यक्ति के हाथ में निरंकुशता स्वरूप में सत्ता नहीं होनी चाहिए, ताकि वो मनमानी तरीके से कार्य कर सके और जनता के को जो है प्रताड़ित कर सके। सरकार के कार्यों को भी अलग अलग रूप में बढ़ जाना चाहिए। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का जो विभाजन किया जाना चाहिए और इस स्वरूप में विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होना चाहिए और साथ ही न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा अगर कोई भी अनैतिक कार्य किया जाता है या सामाजिक विधियों के विपरीत कार्य किया जाता है तो न्यायपालिका इनके द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सके। इस तरह से विचार मॉन्टेस्क्यू का भी थे। मॉन्टेस्क्यू ने इस विचारों को अपने प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज के अंतर्गत जो व्याख्या किया है। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफी हाउसों व सैलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी। दार्शनिकों के विचारों पर काफी हाउसों व सैलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों के, अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तक व अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें क्या कर सकें, समझ सकें और अपने अधिकार और कर्तव्य का सही स्वरूप में निर्वहन कर सकें। इतना बुद्धिजीवियों के द्वारा या मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा इतना अपने विचार देने के पश्चात भी वहाँ के फ्रांस के शासकों के द्वारा दिन प्रतिदिन कर जो बढ़ाया जाता था और जिससे उभरते हुए मध्यम वर्ग के लोग असंतोष व्यक्त किए और उसके विपरीत जनता को उकसाने का कार्य किया, जनता का सहयोग देने का कार्य किया और क्रांति में सहयोग देकर के सत्ता परिवर्तन करने में भरपूर योगदान दिया। और इस स्वरूप में फ्रांस में क्रांति के कारण और इन सामाजिक विचारों के आधार पर वहाँ के राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज यहीं तक इस वीडियो का अध्ययन करके आप अपने नोट्स की कॉपी में तैयार रखिएगा और याद कीजिएगा।